नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। और चौथे दिन ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जंग और तेज हो गई है। रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरान के 2 ड्रोन से हमला किया गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट से अमेरिकियों को तुरंत निकालने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि ईरान पर बड़ा हमला भी बाकी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक ईरान के 1000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इस दौरान शुरुआती 30 घंटे में 2000 से ज़्यादा बम गिराए गए हैं। इनमें अब तक 555 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 700 से ज़्यादा लोग घायल हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई इस लड़ाई के पहले दिन बमबारी में ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई मारे गए थे। इधर ईरान ने इजराइल, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब और इराक में अमेरिकी बस पर सैकड़ों मिसाइल ड्रोन दागे हैं। चार तस्वीरें आपके सामने हैं। एक अमेरिकी जेट जिसे क्रैश हो गया, माना ये जा रहा है कि इसे जो है वो निशाना बनाया गया था। वहीं वेत रोमेश में आपको देख सकते हैं तबाही का जो मंजर है। और इधर मिडिल ईस्ट की सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई है। एयरपोर्ट पर लोग फंसे हुए हैं। दुबई में हमारी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू को सुरक्षित भारत लाया गया है। और इधर युद्ध पर लगातार भारत के अंतरिम सुरक्षा एजेंसियों की नज़र बनी हुई है। विदेश मंत्रालय नज़र बनाए हुए हैं, तमाम जो हमारे सैन्य एजेंसी उन्होंने नज़र बनाए हुए हैं। पूरे युद्ध पर भारत बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। वहीं अगर हम बाजार की बात करें तो शेयर मार्केट, तेल और सोने चांदी की कीमतों पर भारी फर्क की आशंका जताई जा रही है। इधर तेल की सप्लाई आयात के रास्ते बंद होने से अब भारत को केवल 40% तेल ही आयात कर पाएगा। ये आने वाले दिनों में एक संकट का विषय बन सकता है। वहीं आपको बता दें, ईरान का इजराइल और अमेरिकी सहयोगी देशों पर लगातार हमला जारी है। यूएई, कतर, जॉर्डन जैसे देशों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। वहीं कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया गया है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि कुछ देर पहले ईरान में 5.7% तीव्रता का भूकंप जो है वो किया गया। इससे आशंका जताई जा रही है कि ये कहीं परमाणु परीक्षण की वजह से भूकंप तो नहीं आया है। तो आपको बता दें, लगातार चौथे दिन तीनों देशों के बीच युद्ध जो है वो लगातार तेज होते जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं कि बड़ा हमला अभी बाकी है। इस बीच उन्होंने वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने की सलाह भी दी है। तो आपको बता दें, यूरोपीय देशों में प्राकृतिक गैस के दाम में 22% वृद्धि हो चुकी है। असर एशियाई देशों में भी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। अगर हम बात करें कौन किसके साथ है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये तमाम जो देश हैं वो यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत का समर्थन किया जा रहा है। ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप भी लगा दिया गया है। तमाम जो देश हैं नोटा के, वो कहीं न कहीं ईरान को अपना निशाना बनाए हुए हैं। भारत ने अभी तक किसी तरह का इसमें बयान नहीं दिया है, ना किसी का समर्थन किया है, ना ही विरोध किया गया है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। साथ ही कई देशों के प्रमुखों से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है। लगातार जो हमारा विदेश मंत्रालय है, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो युद्ध के हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। और अगर हम बात करें नाटो की, तो नाटो ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के उल्लंघन पर चिंता जताई है। चीन और रूस ने ईरान पर हमले और खामनेई की हत्या की निंदा की है। तो एक तरफ जहां इजराइल के साथ इराक, तमाम सऊदी देश और खुद अमेरिका जो है वो खड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ कई देश ऐसे भी हैं जो ईरान के साथ नज़र आ रहे हैं। उसमें चीन और रूस का नाम सबसे बड़ा है। अभी तक भारत में किसी तरह का इसका जो है असर नहीं पड़ा है, लेकिन बहुत जल्द ये संभावना जताई जा रही है। कच्चे तेल की कीमतें चूँकि बढ़ चुकी है, तो मार्केट में तेल की कीमत, साथ ही साथ सोने चांदी और जो भी वस्तुएं आयात की जाती है खाड़ी देशों से, इनका जो है वो दाम, इनके दाम बढ़ सकते हैं, ये आशंका जताई जा रही है।
बात करें तो इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल समेत कई नामचीन उद्योगपतियों के दुबई में फंसे होने की खबर पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई थी। मामले में अब राहत भरी खबर सामने आई है। दुबई से लौटे उद्योगपति और पूर्व विधायकों का जोरदार स्वागत किया गया है। इंदौर एयरपोर्ट पर समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे और फूल मालाओं से सभी का स्वागत किया गया है। सभी के सुरक्षित लौटने पर परिजनों और समर्थकों ने राहत की सांस ली है। वहाँ लगातार स्थिति परिस्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही थी। हर एक व्यक्ति के मन में एक अलग संशय था। वहाँ जो स्थिति परिस्थिति हर बार जब वहाँ जो मिसाइल आ रही थी या जो भी वहाँ जिस प्रकार से उसको डिफ्यूज कर रहे थे बार बार, जब वो आवाजें आ रही थी कहीं ना कहीं भय का माहौल उस समय बना हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ एकमात्र दुबई की पूरी सरकार लगी हुई थी। वहाँ इंटरनेशनल दबाव इतना था कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। अपवाद स्वरूप कोई कुछ अगर वहाँ देखा जाए तो 250 से 300 बम अगर गिराए होंगे तो उसमें से 95-96% सब डिफ्यूज कर दिए उन्होंने। जितने भी इंडियन लोग हैं उनके लिए जो होटल नहीं है उनको फ्री ऑफ चार्ज है, उनके खाने की व्यवस्था कर दी है। ये दुबई सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है। जो भी टूरिस्ट वहाँ रुके हुए फ्लाइट कैंसिल होने पर उन लोगों ने होटल फ्री करा दिया, खाना फ्री करा दिया। बाकी जो हजारों टूरिस्ट थे वो लोग वहाँ फंसे हुए, उनमें थोड़ा डर का माहौल था। बाकी अब वहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है। दुबई सरकार बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। एक्चुअली वहाँ से दुबई से 40 किलोमीटर दूर ईरान है, तो पास में लगा हुआ वो उनका हमला इधर ही हो रहा है, क्योंकि वो अमेरिका हमला नहीं किया। अमेरिका का एयरबेस दुबई में है, कुवैत में है, शारजाह में है, तो वो उस पर हमला कर रहे हैं जिससे उनको दिक्कत आए। इसलिए यहाँ पर थोड़ा डर का माहौल है। यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी मैदान में उतारा है। बिहार से नितिन नवीन और शिवेश राम को उम्मीदवार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को टिकट दी गया है। वहीं पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को मौका मिला है, तो उड़ीसा से प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन श्यामल और सुजीत कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। असम से तराश गोवाला और जगमोहन को राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मैदान में उतारा है। पार्टी ने इसे संगठन विस्तार की दिशा में अहम कदम बताया है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए पार्टी प्रत्याशी के तौर पर लक्ष्मी वर्मा का चयन किया है। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र की सक्रिय भाजपा महिला नेत्री लक्ष्मी वर्मा वर्तमान में पार्टी के उपाध्यक्ष होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के सदस्य भी हैं। लक्ष्मी वर्मा की उम्मीदवारी से सीएम विष्णुदेव साय की पसंद पर मुहर लगी है। लक्ष्मी वर्मा की सक्रियता की वजह से वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव में उनकी बलौदाबाजार क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा हुई थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनके नाम की चर्चा रही, लेकिन अब जाकर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है, जिसमें उन्हें जीतने की पूरी संभावना है। त्योहार के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये जो होली है वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि राज्यसभा के लिए प्रत्याशी मैदान पर बीजेपी ने उतारा है। पीछे की खुशियां आप देखिए, जहां पर एक और रंगों का त्योहार और इसी बीच में लक्ष्मी वर्मा जी को मैदान में उतारा गया है राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पे। वरिष्ठ मंत्रीगण और सांसद भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले लक्ष्मी जी से बात कर लेते हैं। बीजेपी ने मैदान में उतारा है, भरोसा जताया पार्टी ने। मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ और बहुत छोटे से कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम करत हूँ। बहुत सामान्य परिवार से हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है, ये देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी और ओकर साथ हमारे प्रदेश के जिन अध्यक्ष है किरण देव जी, हमारे साथ में हमारे सांसद जी हावे जिन बहुत वरिष्ठ नेता है सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे रायपुर जिला के समझो प्रभारी के रूप में है और कैबिनेट मंत्री सम्माननीय हमारे भाई केदार कश्यप जी है, हमारे संगठन के महामंत्री सम्माननीय नवीन मार्कंडे जी है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विभा अवस्थी, सबे जन। तो एक पूरा केंद्रीय और
राज्य के जिन पूरा शीर्ष नेतृत्व है ओकर मन के विश्वास जोन हावे तेन मोर ऊपर ऐसा आवे तो ओकर बर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ और विश्वास देवत हूँ कि मैं जिन जमीन से काम करत आज कार्यकर्ता के रूप में जिन हमारे देश के सबसे बड़े सदन है वहाँ मोला जाए के मौका मिलत है तो छत्तीसगढ़ी महतारी के सेवा जतका मोर से हो सकी ओकर से बहुत आगे बढ़ के करहूँ पसंद। राज्यसभा को लेकर बीजेपी ने जो अपने पत्ते हैं वो खोल दिए हैं। कैमरामैन सूर्या के साथ मोनिका दुबे, आई-न्यूज़ 24/7 रायपुर। और इस समय की बड़ी खबर भोपाल से बता देते हैं आपको। फिल्म देखने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शतक को यहां पर टैक्स फ्री किया गया है मध्य प्रदेश में, और मुख्यमंत्री मोहन यादव इस समय शतक फिल्म देखने पहुंचे हैं थिएटर। तो आपको बता दें शतक फिल्म जो पूरे देश में टैक्स फ्री कर दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आप देख सकते हैं अपने सहयोगियों के साथ यहां पर शतक फिल्म देखने थिएटर पहुंचे हैं। तो छत्तीसगढ़ की होली में भी सियासी रंगत जो है वो देखने को आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव से पहले राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राज्यों में पूरी ताकत झोंक रही है। छत्तीसगढ़ के कई नेता इन राज्यों में जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो अब होली के तुरंत बाद पसीना बहाते नजर आएंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। होली के बाद रण जल्द होने वाले हैं असम और बंगाल में विधानसभा चुनाव। दोनों राज्यों के 36 गढ़िया वोटर्स को साधने की कवायद। अरुण साव, ओपी चौधरी, तुखन साहू, विजय बघेल असम में सक्रिय। असम में एक लोकसभा क्षेत्र की मिली है जिम्मेदारी। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय को बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी। बंगाल के 56 विधानसभा क्षेत्र संभाल रहे हैं। विधायक राजेश मूणत को दुर्गापुर के 7 विधानसभा की कमान। कई अन्य भाजपा नेता बंगाल में संभाल रहे हैं कमान। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं सीनियर ऑब्जर्वर। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय हैं स्पेशल ऑब्जर्वर। असम हो या पश्चिम बंगाल, दोनों ही राज्यों में चुनावी बयार तेज हो चुकी है। होली के बाद चुनावी रण में बीजेपी और कांग्रेस के नेता फिर से डटेंगे। एक तरफ जहां स्थानीय नेता और केंद्रीय नेतृत्व चुनावी राज्यों में मोर्चा संभाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से भी नेता पसीना बहा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो काम बताती है, जहां काम बताती है, नियमित रूप से उन कामों को करते हैं। और अन्य राज्यों के कार्यकर्ता भी हमारे राज्य में जब चुनाव होता है तो आते हैं, काम करते हैं। उसी तरह से हम लोग भी जहां पर पार्टी ने हम सब लोगों को भेजा है वहां जाकर वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। आसाम का लखीमपुर लोकसभा की जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है। लगातार अलग अलग राज्यों के चुनाव में मिल रही जीत से भाजपा का मनोबल मजबूत है। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार हुए हार के सामने को अब जीत में बदलना चाह रही है। असम में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार लाने के लिए दम लगाया जा रहा है। हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्टम मुख्यमंत्री के रूप में अगर कोई मुख्यमंत्री है तो भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्वा शर्मा है। लोग तरस्त हो गए। भाई से भाई को लड़ाना, धर्म की बात करना, जाति से जाति को लड़ाने की बात करना, भारतीय जनता पार्टी उस पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने 15 साल तरुण गोगोई जी मुख्यमंत्री थे, उस समय धरातल पर काम किया, जनहित के मामलों पर काम किया, लोगों की भलाई के लिए काम किया। आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार असम प्रदेश के अंदर 100% बन रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन असम और बंगाल के लिए दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। नेता अपनी पार्टी के प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। किसका दावा हकीकत में बदलता है, यह नतीजे के बाद ही पता चलेगा। रायपुर से आई-न्यूज़ 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश भाजपा में संगठन महामंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। हितानंद शर्मा की वापसी रवानगी के बाद अब सबकी नजर 13 और 14 मार्च को होने वाली आरएसएस की केंद्रीय टोली की बैठक पर है। खबर है कि संघ सीधे अपने प्रचारक को भेजने के बजाय किसी अनुषांगिक संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी को भाजपा का संगठन महामंत्री बना सकती है। नई रणनीति भी बना रही है। अगर ऐसा होता है तो ये संघ भाजपा तालमेल की परंपरागत व्यवस्था में अहम बदलाव माना जाएगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और संघ लगातार प्रयोग करते नजर आ रहे हैं और अब एक नए प्रयोग की बड़ी एमपी बीजेपी संगठन में है। माना जा रहा है कि एमपी बीजेपी का नया प्रदेश संगठन महामंत्री संघ के आनुषंगिक संगठन से हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन महामंत्री की नियुक्ति को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। संघ 13-14 मार्च को केंद्रीय बैठक में नए संगठन महामंत्री पर चर्चा करेगा। इस बार संघ अनुषांगिक संगठन से किसी वरिष्ठ पदाधिकारी को चुन सकता है। संगठन महामंत्री भाजपा और संघ के बीच समन्वय बनाए रखता है। संघ इस वर्ष अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इसी के तहत संगठनात्मक ढांचे को और चुस्त दुरुस्त करने पर मंथन चल रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी में हमने देखा है कि इस साल कई बदलाव हुए हैं। प्रांत प्रचारक के पद को खत्म कर संभागीय प्रचारक नियुक्त किए गए हैं। प्रांत प्रचारक की जगह संभाग प्रचारक की नई व्यवस्था पर विचार, जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण, छोटे छोटे क्षेत्र में बेहतर संपर्क और निगरानी, 50 से 58 वर्ष आयु वर्ग के अनुभवी पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी। संघ से वैचारिक रूप से जुड़े लगभग 40 से अधिक प्रमुख संगठन सक्रिय हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से संघ परिवार या विचार परिवार कहा जाता है। माना जा रहा है कि अगला संगठन महामंत्री इन्हीं परिवारों में से किसी एक का सदस्य होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती, राष्ट्र सेविका समिति। बीजेपी में बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नियुक्ति के बाद ही हर स्तर पर नए प्रयोग की परंपरा शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में इसका असर दिखना शुरू होने वाला है। एमपी बीजेपी के नए संगठन महामंत्री का फैसला जल्द ही होने वाला है। माना जा रहा है कि मार्च के अंत तक एमपी बीजेपी को नए संगठन महामंत्री मिल जाएंगे, लेकिन ये संगठन महामंत्री उस तरह का नाम नहीं होगा जिस तरह के नाम अब तक आए हैं, यानी कि वो इस बार सीधे संघ की बजाय किसी अनुषांगिक संगठन से हो सकता है और उम्र में कम। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 भोपाल। आज साल का पहला चंद्र ग्रहण समाप्त हो गया है। ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू हुआ था और शाम 6:46 पर इसका समापन हुआ। करीब 3 घंटे 27 मिनट तक चले इस खगोलीय घटना को देखकर लोगों में खास उत्साह बना रहा। भारत में चंद्रोदय शाम 5:59 पर हुआ, इसलिए यहाँ केवल मोक्ष काल का दृश्य ही दिखाई दिया। ग्रहण के दौरान सूतक काल सुबह 6:20 से प्रभावी रहा, जिसके चलते मंदिरों के द्वार बंद किए गए थे। ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिरों के कपाट दोबारा खोल दिए गए। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर फिर से अपना मोक्ष प्राप्त किया। बुंदेलखंड अंचल में होली का पर्व पारंपरिक उल्लास और लोक संस्कृति के रंगों के साथ मनाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों की छांव तले चौपाल सजी है। ग्रामीणों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर पुष्पों रंगों की बारिश से होली का आनंद ले रहे हैं। ऐसा नज़ारा बुंदेलखंड अंचल में देखने को मिल रहा है। ढोलक मंजीरे की थाप पर लोकगीतों की गूंज ने पूरे माहौल को उत्साह से भर दिया। छतरपुर की प्रसिद्ध बुंदेली गायिका नीतू चौरसिया और उनकी टीम ने होली विशेष कार्यक्रम में INS 24x7 से सीधी बात कर बुंदेली लोक गायन की प्रस्तुति भी दी। होली का पर्व है और बुंदेली फागों के जरिए ग्रामीण अंचलों में आज होली का पर्व बड़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमारे साथ छतरपुर की बुंदेलखंड की गायिका नीतू चौरसिया जी मौजूद हैं और इनकी पूरी टीम है जो आज INH
पर अपनी प्रस्तुति देंगी और साथ में होली के पर्व पर क्या संदेश भाई गाने के पहले बार देना चाहती हैं जी, क्या संदेश है आपकी तरफ से? सभी बुंदेलखंड वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। होली के रंगों की तरह आप सभी अपने जीवन में रंग लाइए और एक दूसरे से मिलके प्रेम से रहिए, यही मेरा उद्देश्य है। और तो सभी आप समझदार हैं। बुंदेलखंड में लोकगीत गायक तो बहुत फेमस ही है और साथ में बुंदेल गायन के जरिए देखा होगा कि ग्रामीण अंचलों में वृक्षों के नीचे लोग आज फाग बड़ी उत्साह के साथ, तो एक दो फाग जरूर हमें सुनाया। जी बिल्कुल। श्याम मनमानी ब्रज में करत श्याम मनमानी लाल, वो अपनी मनमानी चला रहे हैं ब्रज में और किसी की नहीं चल रही। तो सुनिए दो लाइनें। अरे करत श्याम मने मानी ब्रज में, करत श्याम मने मानी लाल, करत श्याम मने मानी ब्रज में, करत श्याम मने मानी लाल, खेलत फागे फिरत गलियन में, खेलत फागे फिरत गलियन में। छतरपुर में एक जाना माना नाम है और साथ में बुंदेली फाग का जो प्रचलन है उसको बरकरार रखे हुए हैं। तो इनसे हमने बात की, इनकी पूरी टीम है और उनके द्वारा तमाम प्रकार की प्रस्तुतियां भी दी गई। INH के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। शाजापुर जिले में और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों न्यूज अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ।